नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते पूरे हफ्ते उद्योगपति रामदेव का कुत्ता फेल रहा। भांति भांति के उनके बयान सामने आए। रामदेव ने पहले पहल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐलान किया कि यह एक दिवालिया और स्टूपिड साइंस है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई। इसके बाद एलोपैथी चिकित्सा से जुड़े तमाम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब रामदेव ने माफी मांग ली, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी उनकी अड़बंग बयानबाजियां जारी रही। रामदेव उल्टे सीधे बयान के लिए बदनाम है, चाहे पुत्र जीवक वटी हो या फिर होमोसेक्सुअलिटी के इलाज का दावा हो। मैंने कहा जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं, मैं उनको विनम्रता पूर्वक, जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे। बाबा रामदेव का पुत्र जीवक बीज उस समय सुर्खियों में आया था जब जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने राज्यसभा में आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव की कंपनी के पुत्र जीवक बीज को लोग बेटा पैदा करने वाली दवा समझकर खरीद रहे हैं। इस देश में जो हमारी तरह से विवाह ना करे उनका विशेष सम्मान होना चाहिए, और विवाह करे तो 2 से ज्यादा संतान पैदा करे तो उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। अब आप अतीत से वर्तमान में लौट आइए और 2 दिन आगे पीछे दिए गए इन 2 बयानों को देखिए और सुनिए। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी। अब बताओ, 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। जाहिर है रामदेव के पास न तो कोई तथ्य है, न ही कोई आंकड़ा, न ही उन्हें आंकड़ों की विश्वसनीयता से कोई मतलब है। जब जहां जैसी जनता दिखी उसके सामने वैसा ही झूठ ठेल दिया। इस मामले में रामदेव बहुत चालू हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जनता के सामने वो झूठ बोल रहे हैं उसे न तो आंकड़ों की समझ है, न ही उसके पास सच जानने का कोई पुख्ता स्रोत है। लेकिन इसके बाद बाबा ने जो किया, उसने भगवा भेष में छिपे व्यापारी की पोल खोल दी। रामदेव का बयान संतों की मर्यादा के बाहर अहंकार के आवेश में था। खुद को सिस्टम, सरकार और कानून से ऊपर समझने का अहंकार। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। चूंकि बाबा रामदेव बाप दादों के लहजे में बात कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं, हम कुछ साल पहले की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं ताकि सनद रहे। सरकार का की पूरी योजना थी कि स्वामी रामदेव को इस दमन चक्र के दौरान या तो पुलिस से कुचलवा करके मरवा दिया जाए या कोई गोलीकांड आदि करवा करके मरवा दिया जाए। यह रामदेव का हालिया अतीत है, जब वो दूसरों के कपड़े पहनकर फरार हुए थे और एक पुलिस वाले के बाप में इतना दम था कि उन्हें उसने गिरफ्तार कर लिया था। रामदेव के इस पूरे घटनाक्रम की वजह कुछ और हैं। एलोपैथी चिकित्सा के खिलाफ रामदेव की इस अनर्गल मुहिम के पीछे उनकी व्यापारिक मजबूरियां छिपी हैं। आज से लगभग 1 साल पहले रामदेव के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। 23 जून 2020 को उन्होंने कोरोनिल लॉन्च किया था। तब उन्होंने दावा किया था कि कोरोनिल 7 दिन के अंदर कोरोना का इलाज करता है। 28 जून 2020 को उनके दावे के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई। 24 जून 2020 को आयुष मंत्रालय ने इसके विज्ञापन पर रोक लगा दिया। 1 जुलाई 2020 को पतंजलि अपने दावे से मुकर गया कि उसने कोरोनिल से कोरोना के इलाज का दावा किया था। खैर, बड़े पैमाने पर लॉन्च होने और उत्पादन होने के बाद कोरोनिल की बिक्री ठप पड़ गई। इस घटना के 8 महीने बाद रामदेव ने फिर से कोरोनिल बेचने के लिए कमर कसी। 19 फरवरी 2021 को नए सिरे से बाबा ने कोरोनिल को लॉन्च किया। इस बार उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। पतंजलि ने दावा किया कि उसे आयुष मंत्रालय ने मान्यता दी है और WHO से भी प्रमाणित है। हालांकि इस दावे की कलई मीडिया और चिकित्सा जगत ने एक बार फिर से खोल दी। नतीजतन कोरोनिल फिर से खारिज हो गया। बाबा की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। माल गोदाम में पड़े पड़े खराब हो रहा था।
तब रामदेव ने अपनी लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ने का निर्णय किया। आखिरी उपाय के तहत उन्होंने सीधे एलोपैथी पर हमला बोल दिया। बाबा के पास अपनी बात के समर्थन में कोई पुख्ता आंकड़ा या सबूत नहीं है। महज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ आंकड़े पढ़कर वो लोगों को एलोपैथी के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। मजे की बात है कि जब खुद उनके ऊपर और उनके शागिर्द बालकृष्ण की तबीयत पर आंच आती है तो दोनों सबसे पहले एलोपैथी की शरण में चले जाते हैं। Baba Ramdev was also administered glucose by the doctors, thus ending his fast. Doctors feared that Ramdev's health could deteriorate further if the blood pressure and pulse rate continue to slide. रामदेव के पीछे पीछे उनके खिलाए पिलाए मीडिया के दुमछल्ले भी टन टन करने लगे। लड़ाई बाबा रामदेव और एलोपैथी चिकित्सा के बीच थी, लेकिन रिपब्लिक भारत और उसके एंकराओं के दिमाग का जाला हिंदू मुसलमान में उलझ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रामदेव की असल लड़ाई किससे है, लिहाजा उन्होंने अपनी कल्पना की तमाम वजहें उड़ेल दी। पहले ये सुनिए। एक योगा करने वाला भगवाधारी साधु योगी दरअसल वो बहुत से लोगों को चुभता है कि आखिर योगी जो सिर्फ एक योग करता है, जिसके कपड़ों को लेकर भी लोग मजाक बनाते रहे, जिसने योग के जरिए पूरी दुनिया में नाम कमाया, इकलौता शख्स वो है रामदेव। क्या यही वजह है लोगों की नफरत करने की? रामदेव से नफरत की वजह नंबर 2 क्या हो सकती है? ये चीज लोगों को अखरती है कि आखिर बाबा रेंज रोवर से चल रहे हैं, बाबा गाड़ी से चल रहे हैं, एक साधु जो भगवा पहनता है वो गाड़ियों के काफिला लेकर और सिक्योरिटी के साथ चल रहा है। ये बात सबसे ज्यादा अखरती है भगवा से नफरत करने वालों को। और अब आप वजह नंबर 3 भी जान लीजिए। उन्हें बाबा रामदेव अच्छे नहीं लगते, उन्हें ये चीजें, बाबा रामदेव हेलीकॉप्टर में सवार है, ये देखिए, उन्हें ये जचता नहीं है कि एक भगवाधारी हेलीकॉप्टर में बैठकर उतर रहा है, एक भगवाधारी हवाई जहाज से चल रहा है। उनके हिसाब से तो भगवाधारी हमेशा उनके आगे हाथ फैलाए, वो ये मानते हैं और ये सोच रखते हैं। यही वजह है कि रामदेव पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इन चैनलों पर आप पूरी दुनिया की सैर करके वापस आ जाएंगे, लेकिन गारंटी है कि आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि रामदेव की बेसब्री की असल वजह क्या है। एक शब्द इन दिनों आप सब ने सुना होगा, वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों के मन में आशंकाएं हैं। भाजपा के तमाम शूरवीर प्रवक्ता हर मंच पर इसके लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन रामदेव ने वैक्सीन को लेकर एक अलग ही रायता फैला दिया है। उनके मुताबिक योग और आयुर्वेद की डबल डोज लेने के चलते उन्हें वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्यों न भारत सरकार इसे कोरोना से निपटने के आधिकारिक प्रोटोकॉल में शामिल कर लेती। वैसे भी कोरोनिल को कोरोना की दवाई बताने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री आगे आते हैं। मैं खुलेआम घोषणा कर रहा हूं, पहली बार मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है और मैं कोरोना से संक्रमित भी नहीं होऊंगा, यह अगली बात कह रहा हूं। और कोरोना के बाप से भी संक्रमित में नहीं हो, कितने ही इसके नया अवतार आ जाए। जाहिर है रामदेव का यह बयान लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति बेमतलब की आशंकाओं को और बढ़ाएगा, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सीना फुलाकर वैक्सीन से जुड़े लापरवाह बयान देते हैं। उन्होंने इसी अप्रैल के महीने में दावा किया था कि देश ने बिना वैक्सीन के ही पहली वेव को मात दे दी थी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को, वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था। अगर नेता ऐसा होगा तो फिर जनता वैक्सीन को गंभीरता से कैसे लेगी। लिहाजा रामदेव के बयान पर सत्ताधारी दल के नेता चुप हैं। बाबा के इन बोल कुबोल की वजह बहुत सीधी है, यह वीडियो देखिए। ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है। रामदेव बहस के इस कार्यक्रम में भी पूरी बेशर्मी से पतंजलि के उत्पादों को सजा कर बैठते हैं। कायदे से इसके लिए एंकर अंजना ओम कश्यप को टोकना चाहिए था, लेकिन यह काम एक पैनलिस्ट ने किया। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। ये एंकराएं इतनी मूलभूत पत्रकारीय मूल्यों और मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं कर पाते? हितों का इतना साफ साफ टकराव इन्हें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रामदेव इनके विज्ञापन की वो वैतरणी है जिसमें डूबकर इन्हें सांसारिक भवबाधाओं से मुक्त होना है। विज्ञापन का दरिया है, डूब कर जाना है। डूबने की यह मजबूरी इन खबरिया चैनलों और एंकराओं से वो सारे खटकर्म करवाती है जो पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है। न्यूज़ लॉन्ड्री इसीलिए कोई विज्ञापन नहीं लेता है। यह देश का पहला सब्सक्राइबर आधारित मीडिया संस्थान है जो आपके खर्चे से चलता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।
इंडिया टीवी वाले शर्मा जी जलेबी और इमरती छानने का कंपटीशन करते हैं, शब्दों की जलेबी और शब्दों की इमरती। मसलन जब गंगा नदी में लाशें तैरती हुई दिखी तब शर्मा जी को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जब मैंने गंगा में बहती लाशें देखी थी तो मेरे मन में भी ये सवाल आए थे, मुझे यकीन नहीं हुआ। अपना यकीन पुख्ता करने के लिए शर्मा जी ने घंटे भर के शो में आधे घंटे जाया कर दिए। इसके बाद उन्हें भरोसा हो गया कि यह तो 6 साल पहले भी ऐसे ही मर रहे थे। ऐसा ही दृश्य था, तो इस बार नया क्या हो गया? लेकिन हमारे यहां जिन अखबारों ने अभी खबरें छापी उनमें 6 साल पहले भी खबरें छपी थी। जो खबरें पहले छपी थी लगभग वही खबरें आज छपी हैं। वो खबरें भी एक जैसी हैं, हेडलाइन भी वैसी हैं, जगह भी वही है, उन्नाव और प्रयागराज। आमतौर पर शर्मा जी कान से गोला उठाते थे। इस बार उन्होंने आंखों से मिसाइल दाग दी है। उनके मुताबिक गंगा की रेती में और उसकी धारा में लाशों को निपटा देना सनातनी परंपरा रही है और परंपरा का पालन करने में किसी को शर्म कतई नहीं आनी चाहिए। तब वो लिखते थे कि भारत के लोग इनसेंसिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लोग न तो इनसेंसिटिव हैं, न कमजोर हैं, न पिछड़े हैं। कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं और लोग उन पर चलते हैं और परंपराओं और मान्यताओं पर चलना कोई अपराध नहीं है। खबर है कि यह मिसाइल दागने के बाद शर्मा जी अपने सभी स्पर्धियों से बहुत आगे निकल गए हैं। जानकार बताते हैं कि फिलहाल एवगन देवगन, ओस्वामी गोस्वामी, चौरसिया फौरसिया, औधरी चौधरी, अश्यप कश्यप सब मुंह ताकते रहे और शर्मा जी योगी जी की पसंदीदा एंकरों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए। ये तो हुई शर्मा जी की जलेबी। अब बात करते हैं उनकी इमरती की। शर्मा जी का दावा है कि फाइजर नामक अमेरिकी कंपनी भारत को वैक्सीन देना ही नहीं चाहती। उसने कह दिया था कि वह भारत को अगस्त 2021 से पहले कोरोना की वैक्सीन नहीं दे पाएगी। यह शर्मा जी की अपनी पुख्ता जानकारी है। तो मेरी जानकारी है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े अफसर दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पिछले साल जून जुलाई के महीने से बात कर रहे हैं। फाइजर के साथ पहली बार जुलाई में डिस्कशन हुआ था। अब सवाल है कि बात बनी क्यों नहीं। इसलिए फाइजर ने जवाब दिया था कि वो भारत को वैक्सीन इस साल 2021 में अगस्त से पहले नहीं दे पाएगी। अब यहां पर कुछ तथ्य जान लीजिए, वरना शर्मा जी खुद तो कान से गोला उठाते हैं लेकिन आप लोगों के दिमाग से गोबर उठवा देंगे। फाइजर बायोएनटेक वह पहली विदेशी कंपनी थी जिसने पिछले ही साल भारत में अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार से मांगी थी, लेकिन भारत सरकार ने उस आवेदन को कुछ तकनीकी वजहों की वजह से ठुकरा दिया था। जवाब में इस साल फरवरी महीने में फाइजर ने अपना आवेदन वापस ले लिया था। इस साल 24 मई को यानी महज हफ्ते भर पहले जब दिल्ली सरकार ने फाइजर से वैक्सीन खरीदने की पहल की तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से ही लेन देन करेंगे। इसके बाद 27 मई यानी बस 2-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने फाइजर वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अनुमति दी है। तो ये है फाइजर वैक्सीन की पूरी क्रोनोलॉजी। दुनिया की तमाम वैक्सीन कंपनियों को भारत में इस्तेमाल की अनुमति देने में जानलेवा देरी करने की वजहें कुछ और हैं। उनका जिक्र हमने टिप्पणी के एक पुराने एपिसोड में किया था। किस तरह से कोरोना की दूसरी वेव के खतरों को नज़रअंदाज कर मोदी सरकार 2 कंपनियों की एक वैक्सीन डुओपोली पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रही थी, यानी बाजार पर एक अधिकार। इसके चक्कर में इतने लोगों की जान चली गई। शर्मा जी ठहरे शर्मा जी। उन्हें हैरानी बहुत होती है, बात बात पर हैरान हो जाते हैं। मसलन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान पर शर्मा जी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने मुफ्त में अंतिम संस्कार की जगह मुफ्त में कफन देने की बात कह दी थी। आमतौर पर सरकारें लोगों को अच्छी सुविधाएं देने की योजनाओं का ऐलान करती हैं, खाना मुफ्त में देने की बात करती हैं, लोगों को रहने का इंतजाम मुफ्त में करें इसकी बात करती हैं, लेकिन कोई सरकार मुफ्त में कफन देने की योजना का इस अंदाज में ऐलान नहीं करती जैसे हेमंत सोरेन ने किया। एक ठेठ भोजपुरी शब्द युग्म है कफन खसोट, यानी वह आदमी जो मरे हुए व्यक्ति का कफन भी नोच लेता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, बोले तो इलाहाबाद। यहाँ सनातनी जनता पाप धोने, पितरों से उऋण होने के लिए आती है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन कफन खसोटी में लीन है।
गंगा के किनारे बड़ी संख्या में दफन किए गए लोगों की तस्वीर वायरल हो रही है। योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज का प्रशासन शब्दशः कफन खसोटी में लगा हुआ है। उन मुर्दों का कफन खींच ले जाने के लिए यहां बाकायदा लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। अब नदी किनारे रेत में दफन इन कब्रों से चादर हटाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये चादरें हटाई जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसा शवों की गिनती छुपाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसके पीछे तर्क दे रहा है कि शव निकल आए थे जिन्हें ठीक से दफनाने के लिए ऐसा किया गया है। इसका मकसद यह है कि हवाई फोटो में आसमान से दिख रही रामनामी में लिपटी लाशें दिखनी बंद हो जाएं। इस कफन खसोटी पर शर्मा जी को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि यह तो उनके मुताबिक परंपरा है और परंपरा में शर्म कैसी। और परंपराओं और मान्यताओं पर चलना कोई अपराध नहीं है। चूंकि योगी जी के उत्तर प्रदेश की बात चली है तो एक छोटी सी कहानी सुनाता चलता हूं। गांव में 10वीं बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट आया था। सारे लड़के पास हो गए थे, एक लड़का फेल हो गया था। गांव के कुछ लोग उस लड़के के पिता के पास पहुंचे, सांत्वना भरे शब्दों में पूछा, सुना आपका लड़का 10वीं फेल हो गया। लड़के के बाप ने जवाब में हमलावर रुख अपनाया। उसने अंग्रेजी की एक कहावत पढ़ रखी थी, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। उसने कहा, तुमको ज्यादा पता है फेल और पास? कहाँ फेल हुआ है, बस थोड़ा सा नंबर कमाए हैं, अगले साल पूरा हो जाएगा, फेल कतई नहीं हुआ है। गांव वालों ने ताड़ लिया, यह तो नाराज हो रहा है। सो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से लड़के के बाप से मौज लेना शुरू कर दिया। हर आधे घंटे में गांव का कोई आदमी जाता और उनसे पूछता, सुने हैं आपका लड़का फेल हो गया। दिन बीतते बीतते यह नौबत आ गई कि लड़के का बाप लोगों को पत्थर मारने लगा, गाली देने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हमारा लड़का फेल नहीं हुआ है। कहानी की सीख ये है कि योगी आदित्यनाथ लड़के के उसी बाप की तरह हैं। उनसे कहा गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, वो 3 दिन तक लगातार बयान देते रहे कि ऑक्सीजन की कोई कमी ही नहीं है। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। 3 साल पहले जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, तब भी योगी ने 2 चमत्कारिक काम किए थे। पहला तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए और लगे हाथ जांच की रिपोर्ट आए बिना ही यह ऐलान भी कर दिया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं। जिसने ऑक्सीजन की कमी की बात कही, उस डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया गया। बिल्कुल उसी तरह कोरोना की दूसरी लहर में जिन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाई, उनके ऊपर योगी जी ने रासुका का पत्थर खींच खींच कर मारना शुरू कर दिया। कहानी की सीख क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी गलती किसी कीमत पर मानना नहीं है। लाश दिखे तो कफन खसोट लो, ऑक्सीजन मांगे तो रासुका ठोंक दो, CAA NRC का विरोध करे तो संपत्ति कुर्की कर दो। मानो मत, किसी कीमत पर मत मानो। राम राज्य इसी तरह से आता है, और अगर राम राज्य में कोई कसर बाकी रह जाए तो उसके लिए हमारे घोघा बसंत मीडिया है, गधा पचीसी करने वाले एंकर आए हैं, हेडलाइन मैनेज करने वाला अखबार है। यह भूलने वाला समाज है, याद नहीं रखता, गांठ नहीं बांधता। भारी से भारी हादसे के बाद शहर की स्पिरिट, समाज की जिजीविशा, पटरी पर लौटती जिंदगी, बिजनेस एज यूजुअल जैसे जुमले भारतीय पत्रकारिता के तकिया कलाम हैं। योगी जी हों या कोई और, उन्हें जनता के इस भूलने की कला में गहरी आस्था है। इसीलिए इतने धड़ल्ले से लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है, सब कुछ ठीक होने का दंभ भरा जाता है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते कोई खास रिपोर्ट नहीं बल्कि एक कार्यक्रम का जिक्र करना चाहता हूं। NDTV इंडिया पर प्राइम टाइम में रवीश कुमार का एक शो है। यह शो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से है, जिसमें भारत में दूसरी लहर के दौरान 42 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है। कोरोना और मौत के आंकड़ों को दबाने में जुटी सरकार और उसके मंत्री एक तरफ से इस रिपोर्ट को खारिज करने में जुट गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अध्ययन कर बताया है कि भारत में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है।
राहुल गांधी ने इस खबर का लिंक ट्विटर पर साझा कर दिया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हो। डॉक्टर हर्षवर्धन चाहे तो इनकी गिनती कर केरल सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई इस मामले की तह तक नहीं जाना चाहता है। सबको सुविधा है, मगर रिसर्चर तो गिनती करेंगे, क्योंकि सही संख्या से ही आप कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? खराब प्लानिंग से कितने लोग मर गए और मार दिए गए इस बार, यह जानना जरूरी है। तभी आप आगे की सही प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लानिंग की सही या झूठ को पकड़ पाएंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। अपना ध्यान रखें, कोरोना के नियमों का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।